बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नहाकर अपने जिस्म पर टॉवल लपेट रही थी जब उसे फिर से मोबाइल की रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब से वो नहाने आई थी बाथरूम में तब से उसे बार बार मुसलसल फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही थी। खुद के जिस्म को जल्दी से खुश करते वो बाथ गाउन पहने बाहर आई थी। क्या मुसीबत पड़ गई है? डोना कॉल नहीं रिसीव कर रही हो तो इसका मतलब यही है कि बिजी होंगी। उसने कॉल रिसीव करते कहा था, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करने का FSC, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा काम हो गया है और उसके बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। डोना ने मुंह बसोरते कहा था। फाह का ऐसा लहजा वो सुनने का आदि ही कब था। सच्ची रियली यू डन? ओ डोना यू आर वेक्ड। क्या तुम्हें पिछली 11 लड़कियों के मर्डर की पोस्ट रिपोर्ट मिल गई है? क्या तुम कामयाब हो गए? वो रिपोर्ट छुपाने में वो सुपर एक्साइटेड हो रही थी। डोना ने इसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। डोना इसका बचपन का दोस्त और हमसाया था, साथ वाले बंगले में रहता था। फाह और इसकी एज सेम थी, बस फाह से 6 माह छोटा था। फाह के साथ उसे भी सिपाही बनने का शौक था और फाह के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। वो फाह के साथ मिलकर जासूसी करता था। मंजर आम पर तो फाह होती थी मगर उसके डके छुपे काम डोना अंजाम देता था। फाह उसकी फेवरेट थी। हाँ तुम्हारा काम हो गया था, उसने था को लंबा खींचते कहा था गुस्से से। मगर अब मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं आज जाकर वो रिपोर्ट्स वापस उसी पुलिस स्टेशन की फाइल में रख कर आऊँगा, फिर तुम जाना और जाकर लेकर आना, ठीक है? और मैं आज ऐलान करता हूँ मेरा FSC से सिपाही इंटेलिजेंस से कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा बैड बिहेवियर देखते हुए अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ। यू ऑफिशियली मेरा रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। बेजार मूड रोबदार लहजे में कहते डोना ठग से फोन बंद किया था। इस छोटी दुनिया की तो मैं और यूट नहीं, इस डन्नो को मनाना होगा वरना इस सुस्त कछुए का मुकाबला कैसे करोगी? तू भी ना फाह इस गंदे कछुए का गुस्सा अपने क्यूट डोना पर उतार दिया। उसने टू करते मोबाइल को देखते कहा था। कभी कभी डोना को वो छोटी दुनिया भी कहती क्योंकि उसका काज छोटा था। फाह के साथ खड़ा उसे 3 इंच छोटा ही लगता था। उसने एक सांस भरकर फूंक छोड़ी थी मुंह से। फिर से नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी। इधर डोना इन रिपोर्ट्स को टेबल पर बिखराए इंपोर्टेंस सेमिलरिटीज देख रहा था कि फाह का नंबर देखकर गुस्से से बगैर टेढ़ी की थी। आप बोलेगी आई एम सॉरी डोना, बिल्ला बिल्ला बिल्ला, एंड डोना मुआफ भी कर देगा। हाउ थर्ड क्लास एटीट्यूड डोना, खुद को ही कुछ दे। उसने दिल के हाथ मजबूर होकर फाह की कॉल रिसीव की थी और खुद ही बोलना शुरू कर दिया था। आई एम सॉरी डोना, मैं बिजी थी ना, बार बार कॉल आ रही थी, मैं गुस्सा होगी, प्लीज अब तो मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़कर जाओगे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो अब तुमने अगर मुझे मुआफ ना किया ना तो मैं रो दूंगी और फिर निकले कि FSC के मसनूई आंसू। दोनों ने एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोलते फाह के अगले लफ्जों की पूरी एक्टिंग करते उस तक पहुंचाई थी। हा 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 हा। फाह उसकी सारी बात सुनकर हंसी थी और उसकी हंसी सुनकर डोना भी हंसा था। मैं सेमिलरिटीज लिख कर आ रहा हूँ 10 मिनट तक, पिज्जा मंगवा कर खाना। डोना ने कहा था। तुमने कैसे चुराई वो रिपोर्ट्स? वो भी दिसोस कछुए के ऑफिस से। उसको कोई शक नहीं था चालाक डोना की चालाकी पर, फिर भी पूछ बैठी थी। सिंपल कल उसकी बर्थडे थी तो उसका फायदा उठाया। वहां के एक हवालदार चाचा से मेरी अच्छी खासी बनती है, उनसे वो फाइल चुपके से मंगवाई थी। उसके बाद पिक्स क्लिक्स की इमेजेस निकलवाए और अब मेरे सामने है। डोना ने शोखी मारते कहा था। तुमने पिक्स चुरा ली थी ना हाइसम के घर वाले ऑफिस से? डोना ने अपने इस बात के खिताब पर पूछा। नहीं डोना, वो एक्चुअली पता था मुझे तुम अपने साथ साथ मेरा करियर भी तबाह करोगी, लेजी लिजर्ड। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक बेहतर और मेजरी उस्ताद सिपाही का इंतजाम करना होगा। उसको मजीद चुराते हुए चिढ़ाते डोना ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। डोना के बच्चे ज्यादा पार निकला है ना तेरे, तो देख रहा वो पिक्स तो इस सुस्त कछुए के घर से मैं आज ही लेकर आऊंगी, कुछ भी हो जाए। उसने फिर से पुख्ता लहजे में कहा था और चेंज करने चली गई थी क्योंकि कुछ देर बाद डोना आने वाला था। सिगरेट के कश भरता वो एक बार फिर से तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। सामने कमरे के जंग आलूद दरवाजे को पांव की ठोकर से खोलता वो अंदर आया था। उस लड़के का मुर्दा वजूद उसी पोजीशन में पड़ा था मगर पूरे कमरे में फर्श पर खून ही खून था। उसने जोरदार कहका लगाया था और फिर बाकी जले हुए सिगरेट को अपने थैली में कैद करता रोने लगा था। कभी हंसता कभी रोता। वो अब धीरे धीरे इस लड़के की तरफ बढ़ने लगा था जो उनते मुजमीन पर पड़ी थी और जिसके आसपास खून ही खून था। उसने अब इस लड़के के पास कुल्हाड़ा उठाया था। उस लड़के के दोनों पांवों पर मारते पांव काटे थे। देखो फरी, ये पांव तुम्हारे पांव भी ऐसे ही थे ना जो मुझसे दूर हुए थे। उसने वो कटे हुए पांव हाथों में पकड़ते कहा था और फिर जोरदार चीख मारकर रोने लगा था। कुछ देर रोने के बाद वो उठा था। सामने लगी कबर्ड में से एक पॉलीथिन बैग निकाला था और इसमें उस लड़की के कटे हुए पांव फेंके थे पहले।
फिर इस लड़की को किसी मुर्दा गुड़िया की तरह उस पॉलीथिन बैग में रोल किया था। उस लड़की का सारा सर मुंडा हुआ था, बस माथे से आगे एक गहरी बालों की लेट के अलावा। उसके अलावा उसके दोनों कान पर छुरी से कट लगाकर क्रॉस बनाए थे। उसने उस लड़की की लाश को बैग में डालकर एक साइड पर किया था, फिर पाइप लगाकर सारा खून आलूदा फर्श साफ किया था, फिर अपने कपड़े तब्दील किए थे। एक प्लास्टिक का गिफ्ट बैग लेकर अब उसने इसमें वो सफेद फिराक वाली गुड़िया डाली थी जिसके पांव कटे हुए थे, जिसके सर के सारे बाल मुंडे हुए थे सिवाय माथे के आगे बालों की गहरी लेट के अलावा। और बिल्कुल उस लड़की की तरह उस लड़की कानों पर भी क्रॉस बनाए गए थे चेहरे के कट से। उसने चेहरे पर दिल फरेब हंसी सजाए इस पवित्र बैग में मौजूद लड़की को कांधे पर उठाया था और वो गुड़िया वाला गिफ्ट बैग हाथ में पकड़ा था। अब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और फिर अपनी गाड़ी तक पहुंचा था। एक ट्रांस की कैफियत में उसने गाड़ी की डिक्की में इस लड़की की लाश को डाला था और बैग को आगे ले जाकर गाड़ी की सीट पर रखा था और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मेरे पापा एक मैजिकल जोकर है, फ्री। वो जोकर होने के साथ साथ बच्चों को मैजिक भी दिखाते हैं। कहने को तो आम से मैजिशियन, मगर उनके पास सुपर मैजिक पावर्स हैं। और मेरा भाई बीरबल, कहने को तो मेरा ट्विन है, शक्ल, जिसामत, मैं, नक्श, हम दोनों को एक जैसे, मगर वो तीसरी जिन्स है, यानी नाम मर्द। मर्द है ना औरत, इसलिए उसकी आवाज भी औरतों जैसी है। उसने फ्री को अपने बाहों के घेरे में लेते आखिर में दुख से कहा था, मोमिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम अहम हो तो तुमसे जुड़ी हर चीज अहम है, और फिर ये सब तो खुदा के काम है। फ्री ने उसकी आंखों में भरी नमी को देखते कहा था, तुम मेरे हर मुश्किल में साथ दोगी, दुख में, सुख में। मोमिन उसके हाथ को अपने हाथ में लेते कहा था, हाँ मोमिन, मैं तुम्हारा हर पल साथ दूंगी, दुख में, सुख में, हर लम्हा साथ दूंगी। फ्री ने पुख्ता लहजे में कहा था। और यही वो वक्त था जब मोमिन को इस पर टूटकर प्यार आया था और उसने कुछ भी सोचे बगैर जज्बात में बहते उसके चेहरे को करीब करते उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे और फिर उसको अपनी मोहब्बत में भगाने लगा था, उस बात की परवाह किए बगैर कि वो दोनों अभी निकाह में नहीं है, एक दूसरे के नामहरम है। फ्री के भी कदम डगमगाए थे और वो भी इन फसूल लम्हों में बहती चली गई थी। वो गाड़ी चलाता इन लम्हों को याद करते तलख हंस रहा था। रात के 3 बजे वो एक वैरान जगह की तलाश में सड़कों पर खार हो रहा था और अपने माजी की तलखियों को याद कर रहा था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसे सड़क की बैक साइड की तरफ एक घना जंगल नजर आया था। उसने इस जंगल के पास गाड़ी रोकी थी। बैक साइड से उस लड़की की लाश को हाथों पर उठाए रस्सी लिए वो जंगल में दाखिल हुआ था और फिर रस्सी को इस पूरी तरह बैग के साथ बांधकर इस बैग को दरख्त के साथ लटकाया था। इस लड़की की लाश इस दरख्त के साथ किसी झूले की तरह झूलने लगी थी। वो अपना काम खत्म करके वो बैग उस लड़की की लाश के पास छोड़कर वापस गाड़ी तक पहुंचा था। मोमिन, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आई नो, हम बह गए थे, मगर शादी से पहले ये सब मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। फरी ने रोते हुए कहा था, हम शादी कर लेते हैं फरी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कहेंगे। मोमिन ने तड़प कर कहा था, नहीं मोमिन प्लीज, मैं नाजायज बच्चा ना शादी से पहले और ना शादी के बाद चाहती हूँ। उसने रोते हुए कहा था और चली गई थी। फरी मत जो, मेरी बात सुनो फरी, फरी ये हमारा बच्चा है फरी। वो रोते हुए उसके पीछे लपका था। फरी फरी गाड़ी चलाते वो एक बार फिर अपने ख्यालात में उसे पुकारते पुकारते हकीकत में पुकारने लगा था और फिर उसने सुनसान गाड़ी सड़क पर गाड़ी रोकी थी और गाड़ी से निकलकर मुंह से आंसू पूछते लंबे लंबे सांस लेने लगा था। वो फिर पढ़कर कमरे से बाहर निकली थी, फिर साथ वाले कमरे में गई थी जहां उसका 9 साल का भाई शेरी सो रहा था। उसने उसके माथे से बाल पीछे करते उसके माथे पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी थी और फिर बाहर आई थी। मामा, मैं थोड़ी देर सामने वाले पार्क में चली जाऊं? उसने सियार में बैठी तस्बीह करती अपनी माँ से कहा था। हाँ मिंथिया बेटी चली जाओ, वैसे भी आई तुम्हारी मेहंदी और कल बारात, फिर कहाँ तुम अपनी मर्जी से जी सकोगी। उन्होंने अपने सामने काले सूट में मलबूस अपनी बेटी के चांदी की तरह चमकते शफाफ और बेदाग चेहरे को देखते बर्राई आवाज में कहा था, जिसका किरदार भी उसके चेहरे की तरह चमकदार था, पाक, और जो अपने बाप के कहे कि लाज का बोझ अपने कंधों पर उठाए खुद बेजान थी। मामा परेशान मत हुआ करे, तयम्मी और हुसैन बस मिजाज के सख्त हैं, दिल के अच्छे हैं, आप फिक्र मत करें और मैं परेशान नहीं हूँ। बस थोड़ी देर अपने बचपन अपनी जवानी आपके साथ गुजारे दिन याद करना चाहती हूँ। गिल्ली घास पर कदम रखकर उसने माँ के माथे को चुमते उसके गले लगते कहा था, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। उन्होंने दिल से दुआ थी। वो मुस्कुराती हुई बाहर आई थी और उस वार पार्क की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। एक बेंच के पास रुककर उसने अपना जूता उतारा था और फिर ठंडी ठंडी शबनमी घास पर चलने लगी थी। सुबह को टाइम सर्दी कुछ बढ़ जाती थी, मगर वो जो रात से सोला रही थी अब अपने अंदर इस यख बस्ता ठंडा को उतार कर खुद भी यख बस्ता होना चाहती थी। आंखें नींद बंद किए वो अपने गुलाबी नाज़े पांव के नीचे घास की नरमाहट को महसूस कर रही थी कि एक बार फिर से छन्नाक से एहाब का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था
اس کا اپنی کمر پر لمس، چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش نہیں، اس نے بری طرح سر جھٹکا تھا۔ آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی جس کی شدت سے اس کے پورے جسم میں جرجری آئی تھی۔ یہ کیا امتحان ہے میرے مالک، میرے دل سے اس وقت لمحے اور بے چین جذبے کو نکال دے۔ اس نے بڑے دل سے التجا کی تھی۔ اس کی روح رات سے اس اجنبی کے لیے فڑفڑا رہی تھی اور اس کا دل بھی، مگر اس کا ذہن اس کو اس وقتی جذبے کے زیر اثر ہونے پر ملامت کر رہا تھا۔ وہ چاہتے کہ وہ دل جسم جان روح اپنی پوری پاک کسی کے ساتھ معظم حسین کے ساتھ رشتہ نبھائے، کیونکہ وہ رب کے دیے اس پاک بندر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح جیسے پاک بندر کو رودنا نہیں چاہتے تھے۔ میری نظر کا مالک، میرے دل کو ہمیشہ میرے شوہر کا تابع رکھنا، اس نے اپنے آنسو کو صاف کرتے کہا تھا۔ منتھیا بیٹا ہو گئی واق؟ رویر صاحب نے اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ نہیں بابا، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے کہا تھا۔ اچھا وہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے منتھیا کو اپنے ساتھ لگاتے بازو کے گھیرے میں لیتے کہا تھا اور بینچ کی طرف چال دیے تھے۔ بیٹا یہ تمہاری مہندی ہے اور کل برا یقین نہیں ہے کل تم ان ہاتھوں چھوٹے سے ننھے وجود کے ساتھ مسکراتی ہوئی آئی تھی اور یہ سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، تم چھوٹی سے بڑی ہوئی اور اب کل تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، انہوں نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے اپنے آنسوؤں پر قابو کرتے کہا تھا۔ مگر یہ تو سنت رسول ہے، جب رسولوں کے رسول کی بیٹی بھی اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی تو ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یہ تو سنت ہے، رسم ہے جو نبھانی ہے۔ میری دعا ہے تم اگلے گھر جا کر ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا۔ منتھیا کے حلق سے سسکی نکلی تھی اور آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے تھے۔ کسی بارش طرح کل واقع اسے اپنا باپ، اپنا بچپن کا آنگن، وہ سارے جذبے، سارے مسکراہٹیں شیتے چاہتے سمیٹ کر رخصت ہو جانا تھا۔ اس نے برائی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا جس نے ان 21 سالوں میں اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کم آمدنی میں بھی اس کو شہزادیوں جیسی شان سے رکھا، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنایا، مہنگے سے مہنگا کھانا کھلایا، کبھی کسی کا جوٹا کھانے دیا نہ اترن پہنائی۔ سچ کہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ہر باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح ہی تو رکھتا ہے۔ نہ بابا کی جان کبھی نہیں رونا، میں اپنے بچے کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، جب بھی کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو حسین نہ لا کر تو اپنے باپ سے کہنا، مگر کبھی دل میں کوئی حسرت نہ پالنا، مجھ سے اور اپنے گھر سے تمہارا رشتہ ہمیشہ رہے گا۔ بس اپنے باپ کی تربیت پر کسی کو انگلی اٹھانے مات دینا، کوئی آف بھی کہہ دے کوئی اف بھی کہہ دے تو ہمیشہ صبر کرنا، سسرال کا دروازہ کبھی غصے میں بھی آ کر مات چھوڑنا۔ بیٹا اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، بس دکھ کو پی جانا صبر کا پانی سمجھ کر، اپنے باپ کی عزت اور تربیت کی لاج رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے عزت کے ساتھ، اور یہی ایک باپ کی تربیت کا فخر ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ بابا آپ فکر مت کریں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، منتہا نے اپنے باپ کے سینے میں روتے ہوئے سکون محسوس کرتے کہا تھا۔ منتہا بیٹا تمہاری تائی تھوڑی سخت مزاج مگر دل کی اچھی ہے، تمہارے تایا بھی بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت احسان کیے ہم پر، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی لیس کو، یہ تو تمہارے تایا مروم نے امریکہ سے پیسے بھجوائے اور خرید کر دیا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارے سر پر یہ 2 کمروں کی چھت بھی نہ ہوتی۔ تمہارے دادا مروم نے یہ رشتہ ہم 2 بھائیوں کی نسل کو آگے مضبوط رکھنے کے لیے کیا، میں چاہتا ہوں تم اپنے دادا کی اور اپنے باپ کی عزت کو اور مان کو آسان طریقے سے سنبھالو۔ انہوں نے اس کو پھر سے سمجھایا تھا اور وہ بدلے میں سر ہلا کر ان کی ہر بات پر آمین کہہ گئی تھی۔ شاباش بیٹا، خدا تم جیسی بیٹی ہر کسی کو دے، چلو اب گھر چلے، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، بیمار نہ ہو جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بابا اب چلے، میں بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اس نے ان کے ساتھ ہی بینچ سے اٹھتے کہا تھا۔ جلدی آ جانا بابا کی گڑیا، انہوں نے پھر سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تھا اور چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ زمین پر نظریں گاڑے اس گیلی گھاس کو دیکھتی رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، پہلی بار بابا سے اپنے لیے گڑیا کی فرمائش کرنا، پھر اس بڑی سی پنک فراق والی گڑیا کے گھر میں آنا، اور پھر سارا دن اس کا خوشی سے اس چھوٹی گڑیا کو اپنی بہن کر کھیلنا، پھر بابا کے ساتھ ہر سال چاند رات پر جا کر ہاتھوں پر مہندی لگوانا، ریڈی ٹو ویئر سوٹ لینا، جوتے لینا، ٹھنڈی بوتل، گول گپے کھانا، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں، نئے سے نئے جیومیٹری باکس منگوانا اور بابا کے پیٹ پر سر رکھ کر ہر رات سونا۔ جب کبھی ماما نے کوئی ٹنڈے کدو جیسی سبزی پکانی تو چپکے سے بابا کو بیل دے دینا، پھر ان کا فون آنا اور ان سے برگر، پیزا یا پھر شورما لانے کی فرمائش کرنا، ماما کا ٹرپ پر نہ جانے دینا اور بابا کا تسلی دینا کہ ماما کو منا لگے اور پھر ان کا منا لینا، اور پھر دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کی ایکسائٹمنٹ میں اچھلنا، کتنا کچھ تھا جو وہ آنسو بھری آنکھوں سے زمین پر کسی فلم کی طرح چلتا دیکھ رہی تھی۔
बचपन के हसीन पाल बाबा की दहलीज, उसकी गुड़िया, उसका बाप और माँ का प्यार, गोया जमीन पर वो सब्ज घास नहीं प्रोजेक्टर हो और उसको जहन में इसकी जिंदगी के चलते लम्हों की इस सब्ज घास का प्रोजेक्टर आकाशी कर रहे हो। क्या हुसैन बाबा की तरह मेरा ख्याल रख पाएगा? उसके दिल से सवाल उठा था, क्योंकि हर बेटे की तरह वो भी तो चाहती थी उसकी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द उसके बाप की तरह ही का इसका शोहर हो, उसकी हर ख्वाहिश को मान बख्शने वाला। या फिर शायद दुनिया की हर लड़की कहीं ना कहीं अपने शोहर में अपने बाप के अक्स ढूंढने की कोशिश करती है। क्या हुसैन कभी बाबा की तरह मुझे मोहब्बत दे पाएंगे? उसके दिल में एक ठेस चुपी थी। तुम्हारी हैसियत क्या है? जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी तब बताऊंगा। उसने उसका हाथ मरोड़ते कहा था, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि होना तो तुम्हें मेरा ही है। उसने उसके बाल खींचते कहा था। वो जब भी मिलता था उसे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। क्या होने वाली थी उसकी जिंदगी आगे, क्या था नसीब में, वो बिल्कुल नहीं जानती थी। जानती थी तो बस ये कि उसे अपने बाप के वकार को बुलंद रखना था। उसने आंखें बंद करते अपने शाल के कोने से बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी थी। फिर शाल को देखा था, घूंघट, उसके कानों में हाथ के लफ्ज गूंजे थे और फिर उसका सवालिया चेहरा। इस बार वो मुस्कुरा दी थी दर्द से। तुम मेरे दिल में एक अच्छी याद बनकर हमेशा रहोगे, तो जो कोई भी हो, मगर बेइंतहा रोहेल का सबसे बेहतरीन लम्हा हो, बेखुद लम्हा। उसने बहते आंसू से हंसते कहा था और घर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो उसके लिए गाड़ी में बैठा था। है सी प्लीज, उसने फिर से इल्तिजा की थी। जोशी कैब को हाइट, उसने गुस्से भरी नजरों से कहा था। बोनिया को भी मुझे साथ लेकर। शट अप जोशी, तुम यूनिवर्सिटी में भी बोनिया को साथ साथ लेकर घूमोगी? ऐसा करता हूँ, उसका भी बीबीए में एडमिशन करवा लेता हूँ। पूरी जिंदगी में किसी न किसी भी बिल्ली को यूनिवर्सिटी जाते पढ़ते नहीं देखा होगा, तो लोग तुम पर हंस भी और मजा भी लेंगे। उसका दिमाग घूम गया जोशी की बेतुकी एक और फरमाइश छोड़कर। और इस पजल बाग को भी तुम आज सिर्फ साथ ले जा सकती हो, आज के बाद ये पजल बाग तुम्हारे हाथ में ना देखूं मैं। उसने तब भी लहजे में कहा था। वो रोने लगी थी। उसने अफसोस से सर हिलाया था। या अल्लाह, क्या पीस बनाया तूने, क्या रहमत दी है मुझे। रहमत कम, आजमाइश ज्यादा लगती है कभी कभी। उसने सू करती जोशी को देखते कहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ इससे डर कर रो रही थी कि अगर इस ब्लैक दस्तानों वाले हाथ वाले और जैसी आवाज वाले मर्द को पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि उसे रात ही डरा कर धमका कर हरासा करके गया था। वो डरी से भी बैठी थी। अपने अगले अंजाम का सोचकर उसकी रूह फना हो रही थी कि सिग्नल पर गाड़ी रुकी थी और उसने साथ वाली गाड़ी के अंदर उसी ब्लैक दस्ताने वाले मर्द को बैठे देखा था, जो चेहरे पर मास्क सजाए गहरी सब आंखों से गुस्से और इश्तियाल से उसे देख रहा था। उसका हल्क खुश्क था। उसने हैसम की तरफ देखा तो वो अब गाड़ी स्टार्ट किए आगे बढ़ रहा था। इशारा खुल चुका था। इर्द गिर्द की गाड़ी भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गई थी। उसने दिल में न जाने कितनी बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हैसम पर फूंकी थी। उसने साफ साफ धमकी दी थी, अगर वो यूनिवर्सिटी के लिए घर से बाहर निकली तो उसके भाई को, उसकी बोनिया को जान से मार देगा। कहीं बोनिया को उसने मार तो नहीं दिया? वो मेरे रूम में सो रही थी जब मैं नीचे आई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने बहते आंसुओं से कहा था। आंसू साफ करो, हम यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रहे हैं, ऐसा हमने उसे हुक्म दिया था। हैस प्लीज एक बार घर बात करवा दे मेरी नसरीन खाला से। उसने गाड़ी में बैठे बैठे इल्तिजा की थी अपने घर की मुलाजमा से बात करने के लिए। उफ जोशी, बस 1 घंटे की बात है, घर ही जाना है। उसने नरम लहजे में कहा था। प्लीज ऐसी बस 2 मिनट की कॉल उसने मिन्नत की थी। ओके। हैसम ने कहते कार मिलाई थी घर पर। अब फोन जोशी को पकड़ाया था। हेलो नसरीन खाला, उसने बेचैनी से कहा था। जी जोशी बेटा। इत्तेफाकन फोन नसरीन खाला ने उठाया था। नसरीन खाला देखे जाकर रूम में बोली होगी उसको इसकी फीड। बेटा उसे कब से ढूंढ रही, पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। नसरीन खाला ने परेशानी से कहा था। ना नहीं, ऐसा कैसे, उसे वही होगी, आप ठीक से चेक करें। उसने परेशानी में कहा था। ठीक है बेटा, मैं फिर देखती हूँ, मगर वो कहीं नहीं मिल रही। नसरीन ने कहते फोन रखा था और जोशी ने बेयकीनी से फोन जो देखा था